और समास को हमने समझा है कि समास क्या चीज है। हमने पहले संधि से पढ़ा है, संधि के बाद में हमारा जो टॉपिक आया वो समास का था, और समास के टॉपिक के अंदर हम दो भेद पहले पढ़ चुके हैं, अव्ययीभाव और कर्मधारय। अब समास होती क्या चीज है इसको दोबारा बता देते हैं एक बार। संधि और समास में इतना ही अंतर होता है कि संधि होती है वर्णों का भेद, वर्णों का विच्छेद, और समास होता है पदों का विच्छेद। दो पद या दो से अधिक पद मिलकर के जो एक पद बनाते हैं, जो समस्त पद बनाते हैं, जो सामासिक पद बनाते हैं, वही समास कहलाता है। और दो पदों का विच्छेद हो जाना, दो पदों का विच्छेद हो जाना, अलग अलग पद बढ़ जाएंगे, उसमें विच्छेद हो जाएंगे, अलग अलग पद विभक्त हो जाएंगे, वो कहलाएगा समास विग्रह। तो समास विग्रह में और समास में अंतर इतना ही है कि संधि होती है वर्णों का भेद और समास होता है पदों का भेद। इतना क्लियर है। अब हमने इसके अंदर पहला जो समास पढ़ा था वो था अव्ययीभाव समास, जिसका सूत्र था पूर्व पद प्रधानार्थ पूर्व पदार्थ प्रधान सव्ययीभाव। जिस समास के अंदर पहले वाला पद जो पूर्व पद था वो प्रधान था तो अव्ययीभाव समास था। जो पूर्व पद अव्यय था वो अव्यय पद मिलकर के जो उत्तर पद था, ये दोनों पद मिलकर के जो पद बन रहा था वो नपुंसक में एकवचन का बन रहा था अव्ययीभाव में। हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समास का भेद ही कर्मधारय है। तत्पुरुष समास के दो भेद हमने पढ़े हैं कि तत्पुरुष समास के दो भेद, एक तो था लौकिक विग्रह और एक था अलौकिक विग्रह, वो समास के विग्रह थे। समास के अलग अलग थे, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष और एक था अधिकरण तत्पुरुष। एक था समानाधिकरण तत्पुरुष और एक था अधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष वो था जिनके अंदर विभक्त करने पर या विच्छेद करने पर समान विभक्तियां आती है, मतलब समान विभक्तियों में बट जाना ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका ही एक अन्य नाम था कर्मधारय समास, ये हमने कल पढ़ लिया। अब तत्पुरुष समास का एक अगला भेद जो है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष का मतलब होता है जहां पर विभक्तियां अलग अलग आती हैं, दोनों पदों की विभक्तियां क्या होगी अलग अलग। और एक चीज और, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। हमने कल पढ़ा था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का प्रधान पद कौन सा होता है? कौन सा होता है? उत्तर पद होता है। जो बाद वाला पद होता है वो होता है। तो जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियां लगी हो, दोनों अलग अलग विभक्तियों में लोप होता है या विभक्त होता है, वह समास कौन सा होगा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसा समास जिसमें विभक्तियां करने पर, जिसका विच्छेद करने पर, जिसका विग्रह करने पर अलग अलग विभक्तियों में विभक्त होगा, अलग अलग विभक्तियों में टूटेगा, वह समास होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर है? तो इतना समानाधिकरण और व्यधिकरण में इतना अंतर है कि समानाधिकरण में समास विच्छेद होता है, उसमें दोनों पदों की विभक्तियां एक ही होती हैं। पूर्व पद में अगर प्रथमा लगी है तो द्वितीय पद के अंदर भी प्रथमा होगी। पूर्व पद में अगर षष्ठी लगी है तो उत्तर पद में षष्ठी होगी, वो होगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास वो है जिसके अंदर पूर्व पद में और उत्तर पद में अलग अलग विभक्तियां होगी। और इसके अंदर प्रधान पद कौन सा है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद जब हम समास को मिलाएंगे, अरे भाई व्यधिकरण तत्पुरुष समास में कितने पद होंगे? दो होंगे, एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद। तो पूर्व पद में इससे मतलब कोई मतलब नहीं हमें, हमें जो मतलब किससे होगा? उत्तर पद से होगा। उत्तर पद में जो विभक्ति लगी हुई है समास बनाने पर वही विभक्ति समास में लगेगी। अगर उत्तर पद के अंदर प्रथमा लगी हुई है तो समास विग्रह के जो समास बनाएंगे उसके अंदर प्रथमा लगेगी। अगर वहां पर षष्ठी है, उत्तर पद में षष्ठी है, तो समास सामासिक पद बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे तो षष्ठी विभक्ति लगेगी। ध्यान रखना, जब हम समास को मिलाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे या समास बनाएंगे तो कौन सी विभक्ति लगेगी? जो उत्तर पद में होगी। उत्तर पद में प्रथमा है तो समास को मिलाने पर प्रथमा रहेगी। और एक चीज इसके अंदर जब हम समास बनाते हैं तो समास बनाते समय विशेष चीज क्या होती है? जब हम समास बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप होता है। समास जब बनाते हैं तो विभक्तियों का क्या होता है? लोप। प्रथम पद के अंदर जो पूर्व पद था इसमें जो भी विभक्ति होगी उस विभक्ति का समास बनाते समय लोप हो जाएगा। अगर मान लो उत्तर पद के अंदर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पूर्व पद में कौन सी लगी है? षष्ठी विभक्ति। पूर्व पद में अगर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो उसका लोप हो जाएगा।
जाएगा, मूल पद आ जाएगा। इसलिए लिखा है रामस्य भ्राता, तो यहाँ पर रामस्य भ्राता लिखा है, तो रामस्य का जो विभक्ति लगी हुई षष्ठी, रामस्य भ्राता में कौन सी विभक्ति लगी हुई? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाएगा और केवल राम बचेगा। अब पीछे क्या लिखा है? भ्राता, तो राम मिलाएंगे, भ्राता को मिलाएंगे और जो नया पद बनेगा वो क्या होगा? राम भ्राता। दशरथस्य पुत्र, तो दशरथस्य लिखा हुआ था, उस दशरथस्य को मिटा देना है, वहां तो मूल पद क्या है? दशरथ। अब पीछे क्या लगा है? पुत्र है, तो मिलाने में क्या बना? दशरथ पुत्र है, दशरथ पुत्र है, मतलब पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाएगा और समास बनने पर कौन सी विभक्ति लगेगी? जो उत्तर पद में होगी, जो विभक्ति उत्तर पद के साथ लगी हुई है वो विभक्ति होगी। अब हमें जानना है विभक्ति। दूसरी चीज एक और, तत्पुरुष समास है, उसका विच्छेद या उसका नाम किस आधार पर होता है? तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद हैं, तो तत्पुरुष समास में देखिए विभक्ति के अनुसार उसका भेद होगा, मतलब विच्छेद करने पर जो विभक्ति पूर्व पद में लगी हुई है, जो विभक्ति पूर्व पद में लगी है उसी के आधार पर समास के भेद माने जाते हैं। जो विभक्ति कहाँ लगी होगी? जो विभक्ति पूर्व में लगी हुई है, पूर्व पद में जो विभक्ति लगी हुई है वो उसके अंदर मानी जाती है। ये समास का नियम होता है। अब समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के प्रमुख भेद कौन कौन से माने गए? समास के जो विभक्ति जो हमने देखा था, हमने जब कर्मधारय समास पढ़ा था, तो कर्मधारय समास में केवल एक ही विभक्ति लगी हुई थी, कौन सी? प्रथमा। कर्मधारय समास का जो विच्छेद कर रहे थे, कृष्ण है, सर्प है या गण ई में शामिल है, उसके अंदर कौन सी विभक्ति लगी थी? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति तो वही खत्म हो गई। अब इस समास में विभक्ति कहां से शुरू होती है? द्वितीय। तो जहां पर पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होगी वो समास कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। जब पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होगी उस समास का नाम क्या होगा? तृतीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार चतुर्थी होगी तो चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी होगी पंचमी तत्पुरुष समास। यह हम कारक का नाम भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो द्वितीय विभक्ति होगी तो कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं, तृतीया में करण तत्पुरुष भी कह सकते हैं, हिंदी के ही नाम है। द्वितीया में कर्म तत्पुरुष, तृतीया में करण तत्पुरुष, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी अपादान तत्पुरुष, षष्ठी संबंध तत्पुरुष और सप्तमी में अधिकरण तत्पुरुष। यह हम बोलते हैं सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, क्योंकि तृतीय विभक्ति लगी हुई है। हिंदी के अंदर विभक्ति लगती नहीं है। अरे जब हिंदी के अंदर समास वगैरह करते हैं तो वह विभक्ति नहीं लगती, इसलिए विभक्ति नहीं बोल सकते, वहां हमें ये बोलना पड़ेगा कर्म तत्पुरुष। लेकिन यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? द्वितीय तत्पुरुष। वहां बोलना पड़ेगा करण तत्पुरुष, यहाँ बोलने का पड़ेगा तृतीय तत्पुरुष, वहां बोलना पड़ेगा संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ बोलना पड़ेगा चतुर्थी तत्पुरुष। इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं, पहले द्वितीय तत्पुरुष से स्टार्ट करेंगे कि द्वितीय तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? द्वितीय विभक्ति में हो, वह द्वितीय या कर्म तत्पुरुष कहलाता है। द्वितीय तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी? जिस समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो वह द्वितीय या कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जिस समास का पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। तो जहां पर समास में जो विभक्ति लगी हुई होगी और यहाँ पर अगर द्वितीय विभक्ति लगी हुई होगी तो समास का नाम क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष। अगर पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होगी तो समास का नाम क्या होगा? तृतीय तत्पुरुष। अगर समास के पहले पद में चतुर्थी होगी तो चतुर्थी तत्पुरुष। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं द्वितीय तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष में कौन कौन सी चीजें आती है ये हमें याद रखना है। द्वितीय तत्पुरुष में जो आता है वो होता है श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्य। ये शब्द है, केवल ये शब्द है। द्वितीय क्या आएगा? श्रित, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्य। और ये सूत्र कहाँ लिखा हुआ है? ये सूत्र लिखा हुआ है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 24वां सूत्र है। अष्टाध्यायी में द्वितीय तत्पुरुष का सूत्र कहां से लिया गया है? पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी से लिया है और ये दूसरे अध्याय के पहले पाद का 24वां सूत्र है। क्या सूत्र हो? श्रित। पहले क्या लिया इन्होंने? पहले लिया श्रित, ये लिखो आप, ये आएगा श्रित, पहले क्या आएगा? श्रित, फिर क्या आएगा? अतीत, क्या आएगा? अतीत, अतीत हो जाएगा पतित, गत, क्या आएगा?
पतित, फिर क्या आएगा गत। ये द्वितीय तत्पुरुष में यहां से गत अत्यस्त प्राप्त है, अत्यस्त क्या आएगा अत्यस्त, ये तय है यहाँ पे अत्यस्त, फिर क्या है प्राप्त है और फिर क्या है आपन्य है। बस ये कहां आएंगे, ये पद कहां आएंगे, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्य। ये सब कौन से पद होंगे, उत्तर पद। ये सब कौन से पद होंगे, उत्तर पद होंगे। कौन से पद होंगे, उत्तर पद में ये आएंगे। पूर्व पद में कुछ भी हो, लेकिन पूर्व पद में जो कुछ होगा वो विभक्ति में होगा, ये कोई सी विभक्ति में आ सकता है, लेकिन उत्तर पद में ये चीज आनी चाहिए कहां, द्वितीय तत्पुरुष समास के अंदर। द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष कब होगा, जब ये होगा, इनमें से कोई एक होगा तब समास कौन सा होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इनके उदाहरण मैं एक बार लिख देता हूं, लेकिन ये आप देखो कि द्वितीय तत्पुरुष में या तो ये या इनके समानार्थी शब्द, मतलब इनके अर्थ वाले ही, लेकिन इनके अर्थ के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। या तो आएंगे इनमें से श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त है आपने, और ये अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाठ का 24वां सूत्र लिखा हुआ है, तो या तो ये पद आएंगे या फिर इनके समानार्थी पद आएंगे कहां, द्वितीय तत्पुरुष समास के अंदर। क्लियर है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण लेता हूं, तो उदाहरण यहां ले लेता हूं, देखो मैं उदाहरण, इनके उदाहरण कहते हैं, आप देखिए कृष्ण, कृष्ण श्री, क्या लिख रहा हूं उदाहरण में, उदाहरण आप उतार लो पहले कंप्लीट। कृष्ण श्रित, आश्रित नहीं, कृष्ण श्रित है, क्या दिया मैंने, कृष्ण श्रित है, दुखातीत है। उदाहरण देखिए लिख रहा हूं, उदाहरण आप लिखते हो, दुखातीत है, लिख दिया मैंने, दुखातीत है, नरक पतित है, स्वर्ग गत है, नरक पतित है, नरक पतित है, स्वर्ग गत है, स्वर्ग गत है, और ग्राम गत है, लोग ग्राम गत है, सुख प्राप्त है, ग्राम गत है, ग्राम गत है, सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है। उदाहरण दूसरे, नगर गत है, शरणागत है, शरणापन्न है, शरणापन्न लिख लो, आपन्न नहीं है, शरणापन्न है, लगभग लगभग हो जाएगा, पतित, गत, अत्यस्त, अतीत, श्रित, सब आगे लगभग। ज्ञान प्राप्त है, लिख लो, ज्ञान प्राप्त है, वो लिख लो, ज्ञान प्राप्त है। अब इनका विग्रह कैसे करना है ये देखो आपके पास। अब हमने नियम, ये उदाहरण है द्वितीय तत्पुरुष के, हमने नियम अगर आपको याद है तो इनका विक्षेप करने में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये हमें याद रखना पड़ेगा कि द्वितीय तत्पुरुष में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको 7 को तो याद रखना है। इन सब देखो संबंध तत्पुरुष में हमें कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन जो द्वितीय तृतीय चतुर्थी आ रहा है इनको याद रखना पड़ेगा हमें। कहां का आएगा, सिर्फ अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपने, इन का उत्तर पद में होने पर, ये उत्तर पद में होना चाहिए। तो देखो आप सिर्फ अतीत, पतित, गत, गत, प्राप्त है, आपने, प्राप्त है, लिखा हुआ है, उत्तर पद में यही है। अब विच्छेद करने का इतना सरल तरीका है, इतना सरल तरीका है कि जब ये होंगे, मान लो प्राप्त है, आपने, प्राप्त है, गत ये होंगे, इसका मतलब पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगानी है। जब हम समास विच्छेद करना है, समास का विग्रह करना है, तो प्रथम पद जो पूर्व पद था उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय। क्योंकि यहाँ जब ये पद आएंगे तो समास कौन सा होगा, द्वितीय ही होगा, तो इसका विग्रह क्या रहेगा, कृष्णम, कृष्णम श्रित है, इति, इति लगा दो आप, कृष्ण है नहीं आएगा, कृष्णम, के नाम, इसका नाम क्या है, द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष क्यों है, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि उसके पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। जिसके पूर्व पद में तृतीया लगी वो तृतीय तत्पुरुष, और तृतीय में ये ले लेंगे कोई, चतुर्थी में ये ले लेंगे कोई, पंचमी में ये ले लेंगे कोई, षष्ठी में ये ले लेंगे कोई, सप्तमी में ये ले लेंगे कोई, तो फिर ये रहेंगे कहां, द्वितीय में रहेंगे। ये रहेंगे कहां, द्वितीय में रहेंगे। क्लियर है बात। अब इनका विग्रह क्या हो गया, कृष्णम, कृष्णम श्रित है, दुखम अति, क्या बात है, ये क्या हो गया,
इसका मैं संधि कर दिया दुख, और दुख और अतीत ये मिलकर के खावड़े दुखाली गणना में इतनी संधि हमने पढ़ी, दीर्घ संधि पढ़ी है। दुख और अतीत, तो दुखम अतीत है, नरकम पतित है, स्वर्गम गत है, ग्रामम गत है, सुखम प्राप्त है, शरणम आपन्न है, अपन्न नहीं होता है, आपन्न है होता है, शरणम आपन्न है, ज्ञानम प्राप्त है, ज्ञानम प्राप्त है। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने नियम ढंग से पढ़ लिया है तो। अगर नियम पढ़ा ही नहीं तो दिक्कत आनी है। फिर ये बात होती है समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में आएगा कहां से? आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। खाना खाएंगे तो पेट भरेगा, खाना खाया ही नहीं पेट भरेगा कहां से? खाना खाने भी बनेगा वो तो याद होगा कब? जब याद करेंगे, जब याद करेंगे। किताब को लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा, उसको याद करना पड़ेगा। अरे किसी नल के नीचे हमने बाल्टी रख दी, खाली बाल्टी रख दी भरने के लिए, और आपको लगातार 4 घंटे हो गए वो बाल्टी नहीं भर रही पूरी। आपको नल के नीचे रखी बाल्टी कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। बाल्टी 4 घंटे के अंदर भरी नहीं रही है। क्यों नहीं भर रही है? हम उसको नल को चालू करना है भूल गए, तो भरेगी कहां से? जब नल को चालू करेंगे तो ना बाल्टी भरेगी। हमने चालू करना ही भूल गए और इंतजार कर रहे हैं 4 घंटे, तो बाल्टी कैसे नहीं भरेगी कहां से? तो किताब को लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा, उस किताब को पढ़ना होगा, उस किताब को पढ़ना होगा तब आएगा। हमने किताब को खोलना भूल गए, देखे भाई 4 घंटे हो गए, मुझे 2 लाइन याद नहीं हुई, कैसे नहीं हुई? किताब खोली नहीं। लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा, करने से होगा। तो नियम इतने आपको सरल बता दिए, इससे सरल कोई नियम है भी नहीं, इससे सरल नियम कहीं नहीं मिलेंगे। सरल नियम यही है कि पूर्व पद कौन सा होगा? द्वितीय विभक्ति में। उत्तर पद में क्या आएगा? ये बातें आएगी। समास कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। क्लियर है? अब हम आते हैं तृतीय तत्पुरुष में। इसी प्रकार जिस समास का पूर्व पद तृतीय विभक्ति में हो, जिस समास का पूर्व पद तृतीय विभक्ति में हो, तृतीयांत, जो तृतीयांत पद हो क्या हो? सुबंत हो। क्या हो? सुबंत। सुबंत का मतलब पद होता है, सुब प्रत्यय लगता है, और पद का अर्थ गुणवाचक शब्द के साथ हो। किसके साथ हो? गुणवाचक शब्द के साथ हो। क्लियर है? अब देखिए चीज आगे, इसका एक सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचने, तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचने। और यह सूत्र कहां लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 30वां सूत्र है। अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के पहले पाद का 30वां सूत्र कहां क्या लिया पाणिनि ने? तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचने। तत् अर्थ, जिसके माध्यम से, जिसके अर्थ से काम किया जाता है, जिसके माध्यम से काम किया जाता है, उस अर्थ में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति लगेगी। जिसके माध्यम से काम किया जा रहा है, जिसके अर्थ के साथ काम किया जाता है, तो वही बात होगी कि पहले पद में जो विभक्ति लगने वाली है वो कौन सी लगेगी? तृतीय लगेगी। अब दूसरे पद में जो उत्तर पद था उसके अंदर विभक्ति कौन सी लगेगी? जो पहले से है वही है। लेकिन जब समास बनाएंगे वो तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? वहां से विलुप्त हो जाएगी। समास बनाते समय, समास बनाते समय हमने जो यहाँ पर इसका विग्रह क्या था? इसका विग्रह था कृष्णम, और हमने कर दिया श्रीतः, आगे लगा दिया हमने इति। अब इसका मान लो समास बनाना है तो ये कौन सी विभक्ति में? द्वितीय में। और हमने कहा था जो समास बनाएंगे तो विभक्ति का लोप होगा। जब वापस से क्या बनाएंगे? समास बनाएंगे तो क्या होगा? विभक्ति का लोप होगा। तो ये द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और समास क्या बन जाएगा? प्रश्नचिन्ह है। इसी प्रकार दुखम, दुखम के अंदर मैं का लोप हो जाएगा, केवल दुख बचेगा, और दुख के साथ कौन मिलेगा? अतीत है। तो संधि होगी वो क्या बन जाएगा? दुखातीत है, क्योंकि यहाँ पर संधि हो रही है। यहाँ पर संधि हो नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं बढ़ रही है। ये चीजें में ध्यान रखना है। तो तृतीय तत्पुरुष समास हम ले रहे हैं, तो तृतीय तत्पुरुष समास को देखिए। इसका सूत्र पाणिनि ने क्या लिया है? इसका सूत्र पाणिनि ने लिया है तत्कृतार्थेन, तत्कृतार्थेन, जिसके अर्थ के लिए तत्कृतार्थेन, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचने, गुणवचने। और इसका जो सूत्र है वो दूसरे अध्याय के पहले पाद का 30वां सूत्र है।
और सूत्र क्या लिए संकुला, क्या लिए संकुला खंड है। ध्यान से देखना क्या लिखा भाई, संकुला खंड है। तृतीय तत्पुरुष का पढ़ रहा हूं मैं और सूत्र इसका लिखता हूं पहले, एक बार आपको याद रहे। तीसरे तृतीया तत्कृतार्थी, तृतीया तत्कृतार्थी गुणवचने, तत्कृतार्थी गुणवचने, तत्कृतार्थी गुणवचने, ये सूत्र है तृतीया तत्पुरुष समास का दूसरे अध्याय के पहले पाठ का 30वां सूत्र है ये तृतीया तत्कृतार्थी। अब इसका सूत्र जो उदाहरण है वो लिखता हूं मैं संकुला, संकुला खंड है, संकुला खंड है, ये विद्या में संकुला खंड है। अब संकुला खंड लिखा है, इसका उदाहरण लिखता हूं मैं संकुला खंड के बाद धान्यार्थ है, क्या लिया मैंने धान्यार्थ है, माध्यम में आता है समझिए, ये माध्यम यहाँ पर धान्यार्थ है, दानार्थ, दानार्थ, दानार्थ विद्या में तृतीय तत्पुरुष में विद्यार्थ के लिए विद्यार्थ, विद्यार्थ इसीलिए कंप्लीट। तो ये जो तृतीय तत्पुरुष में आ रही है, ये जो बातें आ रही है इनको ध्यान से देखना है। ये सूत्र में निकाला है संकुला खंड है। अब संकुला का मतलब होता है सरोता, क्या होता है संकुला का मतलब होता है सरोता, सरोते के द्वारा टुकड़ा किया जाना, संकुला के द्वारा, संकुला का मतलब सरोता सुपारी के टुकड़े करते हैं वो संकुल से बोलते हैं संकुला, स्त्रीलिंग शब्द है संकुला। संकुला खंड है, सरोते के द्वारा टुकड़े करना, के द्वारा टुकड़े करना, के माध्यम से, यह काम के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति कहाँ लगेगी, संकुला में लगेगी, और संकुला की तृतीय क्या होगी गंगा के समान गंगया, तो संकुला की हो जाएगी संकुलया, क्या हो जाएगा संकुलया, तृतीय व्यक्ति लगी, यहाँ क्या गया खंड है, आगे लगा दो इति, बस। अब इसको वापस मिलाना है तो संकुलया था, इस संकुलया का मूल पद क्या होगा संकुला, और संकुला के क्या लगा दो खंड है, तो समास क्या बन जाएगा संकुला खंड है, क्या बन जाएगा संकुला खंड बन गया नहीं। इसका विग्रह क्या होगा धान्य, इसमें से क्या निकालेंगे धान्य, और ये क्या अर्थ, तो ये क्या जाएगा धान्येन अर्थ है इति, धान्येन अर्थ है इति, दानेन अर्थ है इति, विद्या, विद्या की अर्थ क्या होती है विद्या अर्थ है इति। ये क्लियर है, इन तीनों को उतार सकते हो, इधर भी कर सकते हो आप। अब एक पूर्व सदृश समानार्थ कलह और निपुणम श्रुति सुलक्षणे में लिखता हूं सूत्र आपके, ये भी सूत्र है दूसरे अध्याय के, वही पहला पाठ 30वां नंबर का सूत्र ये आता है। तृतीय तत्पुरुष में एक सूत्र और है, वो सूत्र लेता हूं मैं, उतार लिया आपने, उनका विग्रह करना, धान्येन अर्थ है इति, दानेन अर्थ है इति, विद्या अर्थ है इति, स्त्रीलिंग शब्द आकार शब्द है। अब 30 इसका भी सूत्र लेता हूं आपके तृतीय तत्पुरुष का एक सूत्र और भी, पूर्व सदृश है समानार्थ, पूर्व सदृश है समानार्थ, पूर्व सदृश है समानार्थ कलह निपुणम सृक्ति, समानार्थ कलह निपुणम, निपुणम सृक्ति, सृक्त और सलक्षण है, क्या होगा सलक्षण है, सलक्षण है, ये तत्पुरुष समास। तीसरी वृत्ति का बहुवचन है, इन सबको मिलाकर बहुवचन हो गया, तीसरी वृत्ति लगानी है। यदि किसी शब्द में द्वितीय पद के रूप में पूर्व सदृश, क्या लगाओ, या तो लगाओ पूर्व, या क्या लगाओ सदृश, या क्या लगाओ सम, ये समानार्थ, या क्या लगाओ सम, या क्या लगाओ ऊन, या इनके समानार्थी शब्द कलह निपुण सृक्ति सुलक्षण शब्द लिखे हुए हो तो वहां पर समास कौन सा होगा तत्पुरुष समास होगा। एक पद में हमने उसका पढ़ा पहले
द्वितीय तत्पुरुष का पटा हमने याद किया। इसमें कौन कौन से आएंगे? उत्तर पद में कौन आएगा? गत, पतीत, अतीत, आपन्य है, प्राप्त है, ये आए थे ना, अत्यक्त ही आए थे। तो वहां पर क्या होगा? द्वितीय। अब तृतीय तत्पुरुष हमें याद रखना है, किसी पद के अंदर उत्तर पद में प्रथम पद का ग्रुप में रखना है। प्रथम पद में जो पूर्व पद आएगा उस पूर्व पद में तो तीसरी विभक्ति आएगी, लेकिन मान लो अगर आपके पास में समास आ गया, हाँ, आपको विच्छेद करना है तो आपको पता कहां पड़ेगा? तीसरी विभक्ति कहां है। अगर विच्छेद किया हुआ गुण में आता है तो पता कि विच्छेद किया हुआ तीसरी विभक्ति लगी हुई है तो तृतीय तत्पुरुष होगा। लेकिन समास अगर दिया हुआ है तो हमें इनसे मालूम पड़ेगा कि तृतीय विभक्ति लगेगी। या तो उसके बाद उत्तर पद में क्या होगा? पूर्व, या क्या होगा? सदर्श, ये क्या होगा? सम, या क्या होगा? ऊन। तो ये इसमें कैसे मिलेगा? ये लिखा हुआ सम और ये क्या लिखा हुआ? ऊन। ऊन का मतलब होता है कम्यून। ऊनार्थ, मतलब इनके अर्थ में कलह, निपुण, श्रित, सलक्षण। अगर इतने पद बाद में हो, अगर इतने पद बाद में हो तो समास कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष। कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है ये बात? क्योंकि तृतीय तत्पुरुष में बड़ा समास है, ये द्वितीय हो चुका था, तृतीय बड़ा है, तो ये दूसरा नियम आ गया, तीसरा नियम भी आएगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं। ये देखिए आपने समझ लिया कैसे? किसी शब्द के उत्तर पद में, उत्तर पद में क्या होगा? पूर्व होगा, सदर्श होगा, सम होगा, ऊन होगा, कलह, निपुण और श्रित, सुलक्षण है, समज्ञा। इन दोनों को घटिया में ये अगर उत्तर पद में हो तो समास विग्रह करते समय पूर्व पद के साथ तृतीय विभक्ति लगा दी जाती है। क्लियर है? उदाहरण समझा देता हूं मैं आपको। मास पूर्व, क्या लिखा मैंने? मास पूर्व, मास का महीना और लगा दिया मैंने पूर्व। या पूर्व में लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो पूर्व में लगा दिया मैंने, पूर्वम, कोई दिक्कत नहीं। मास पूर्वम। और पितृ सदृश है, सदृश शब्द में उदाहरण सारे समझा देते हैं आपको ताकि आपके समझ में आ सके। फिर भी नहीं आते तो आने की सवाल ही नहीं है। पितृ सदृश है, भ्रातृ सदृश है, मातृ सदृश है, भ्रातृ सम है, समय आ गया ना, भ्रातृ सम है, भ्रातृ सम है, भ्रातृ सम है। ज्ञानहीन है तो उन उनका मतलब रहित, उनका मतलब रहित। और इसी का समानार्थी क्या होता है? हीन। हीन इसी का समानार्थी है, हीन इसी का समानार्थी है। तो मैंने कर दिया ज्ञानहीन, ज्ञानहीन है, ज्ञानहीन है। और मातृ सदृश है, नेत्रहीन है। क्या करेंगे? नेत्रहीन है। और गुड़ मिश्र है, गुड़ के अंदर मिला हुआ गुड़ मिश्र है। आचार संरक्षण है, आचार पाद खंजे है। खंजे का मतलब वो हो गया ना हीन वाला चीज आ गई। खंजे का मतलब जहां पर है नहीं, पैर ही नहीं है, वो हो गया पाद खंजे, पादेन खंजे है। इस प्रकार हस्तलिखित है, हस्तलिखित है मतलब हाथ से लिखने में वो क्या है? निपुण है, हस्तलिखित है। हस्ते, इसका एक हस्तलिखित है देता हूं मैं आपके सामने, हस्तलिखित है। अब देखिए अगर हमने ऊपर वाले पद याद कर लिए तो इनका समास विग्रह करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब देखो विग्रह कैसे होगा? इसका विग्रह करना मास पूर्वम, तो पूर्वम यहां दिया हुआ, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? मास पूर्वम अगर हमने कर लिया तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय। तो विग्रह क्या होगा? मासेन पूर्वम। क्या होगा? मासेन पूर्वम। मैं यहां करता हूं इसका विग्रह, इसका विग्रह मैंने कर दिया मासेन और यहां मैंने क्या कर दिया? पूर्वम। अब मान लो इसका वापस में आगे लगा सकते हैं इति। अब इसका अगर समास बना रहे हैं तो पूर्वम तो पूर्वम रहेगा, लेकिन ये मासेन क्या बन जाएगा? ये मासेन का विभक्ति, तीसरी विभक्ति यहाँ पर ये मासेन की तृतीय विभक्ति खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी और यहाँ बचेगा मास। ये क्या हो गया? पूर्वम मिलके क्या बन गया? मास पूर्वम। पितृ शब्द की तृतीय क्या आएगी? पित्रा। और यहाँ क्या है? सदृश है, तो पित्रा सदृश है इति, पित्रा सदृश है इति। ये हो गया मान लो यहाँ पर। अब वही बात जब मिलाएंगे तो पित्रा का मूल शब्द क्या होता है? पितृ। और पितृ के बाद में क्या लगाएंगे? सदृश है और समास क्या बन जाएगा? पितृ सदृश है। इसी प्रकार ये भ्रातृ सदृश है, ये ज्ञानेन है और ये हस्तेन लिखित है, हस्तेन लिखित है, माध्यम योगी,
माध्यम युगे तृतीय विभक्ति आती है, हस्ते लिखित है, हस्ते। इस प्रकार ये इसके समास होगी, हस्ते लिखित। एक होता कृत करणे कर्ता बहुलम, कृत करणे जो कृत वाच्य होता हमारा उसके अंदर में तीसरी विभक्ति आती है, कृत करणे कृता बहुलम। ये अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 32वां नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के पहले पाद का 32 नंबर का सूत्र क्या लिखा हुआ है? कृत करणे बहुलम, कृत करणे बहुलम का सूत्र है। अब इसमें क्या चीज है, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें जो कृत करणे बहुलम के अनुसार हम उदाहरण ले लेते हैं इसके भी सामने, क्योंकि तृतीय तत्पुरुष समास है ये, इसका लगभग अंतिम वेग चल रहा है, तृतीय तत्पुरुष समास। तो इसको किस प्रकार से हमें देखना है, ये देखना है मेन चीज। तो इसमें मिल गया हरित रात है, हरित रात है, नख भिन्न है, धर्म रक्षित है, ये मिल गया वर्ण चित्रित है, या वर्ण चित्रित है। तो हमने इसका क्या लिया पहले? हमने लिया इसमें हरित रात है, हरित रात है, हरित रात ले लिया। नख भिन्न ले लो, नख भिन्न है, नखों से हीन, नख भिन्न का मतलब नखों से फाड़ा गया, जो नख भिन्न भिन्न का मतलब लकड़ना, किससे? नख से, माध्यम है इसमें। और वर्ण चित्रित ले लो, क्या ले लो आप? धर्म रक्षित है, धर्म के द्वारा रक्षा की जाती है, धर्म रक्षित है, धर्म रक्षित है। अब इनका विग्रह करना क्या करना है? हरित रक्त से क्या बनेगा? हरिणा, हरिणा ये हो गया त्रात है, कुछ नहीं आगे लगा दो इति। नख भिन्न भी कर देगा, नख बहुवचन कब है? एक वचन नहीं है, नखई, नाखूनों से, नखई भिन्न है। आगे क्या लगा दो? इति, धर्मेण रक्षित है, इति। अब इनका वापस अगर हमें समास बनाना है परीक्षा में, ये विग्रह आ गया तो लक्ष्य में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो तृतीय विभक्ति के अनुसार यहाँ क्या जाएगा? नख आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? भिन्न लिखा हुआ है। तो समास बनेगा वो क्या बनेगा? नख भिन्न है। समास क्या बनेगा? नख भिन्न बनेगा। इस प्रकार से ये तृतीय तत्पुरुष समास है कंप्लीट। अब देखते हैं बाद चतुर्थी तत्पुरुष कौन सा है? तो तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद कौन सा हो? चतुर्थी विभक्ति में हो। तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद कौन सी विभक्ति में होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा। और उत्तर पद का कोई कुछ नहीं कह सकते। अगर पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में होगा तो वह समास कौन सा होगा? चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। अगर समास में पहला पद कौन सा होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा तो समास कौन सा होगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष समास के हम उदाहरण देख लेते हैं। चतुर्थी का तदर्थ बलिहित सुख रक्षित, ये नाम है। इसमें देखो क्या क्या नाम आ रहा है? चतुर्थी में जो सूत्र है वो दूसरे अध्याय के पहले पाद का 36वां नंबर का सूत्र है, तदर्थ बलिहित सुख रक्षित। ये उत्तर पद में आने चाहिए, ये उत्तर पद में आने चाहिए। तदर्थ अर्थात प्रयोजन, जिसे बोलते हैं प्रयोजन बोलते हैं। तदार्थ, तद अर्थ और बलि और सुख और रक्षित, ये पद बाद में आने चाहिए। कहाँ? उत्तर पद में आने चाहिए। कौन से समास में आने चाहिए? चतुर्थी तत्पुरुष समास में आने चाहिए। इसके उदाहरण लिख देता हूं मैं आपके सामने। चतुर्थी तत्पुरुष का कौन कौन से पद आने चाहिए वो लिख देता हूं मैं आपके सामने। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में कौन कौन से पद आने चाहिए? तदर्थ, तदर्थ बलि, ये क्या लिखा हमने? तदर्थ, तदर्थ बलि और सुख रहित। तदर्थ, तदार्थ, तदर्थ, तदर्थ हो गए। तदर्थ के बाद लिखे हमने बलि, क्या लिखा? बलि। और बलि के बाद लिखे हमने सुख, हीन भी इसमें आ सकता है, बलि। फिर आ गया हित, फिर आ गया सुख रक्षित, या फिर हित लेते हैं। बलि के बाद में आ गया हित, हित के बाद में आ गया सुख, और सुख के बाद में आ गया रक्षित, हिताय, हिताय वाली चीज, सुख रक्षित। इतनी चीजें इसमें आ जाएंगी। किसमें? इसमें सुख रक्षित, इतनी चीजें हैं। इनका हमें चतुर्थी तत्पुरुष बनाना है। इनमें क्या बनाना है? चतुर्थी तत्पुरुष का समान। तो चतुर्थी तत्पुरुष का मतलब कौन क्या हो गया इसके अंदर?
पहला जो पद आएगा, पूर्व पद आएगा, उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी विभक्ति लगानी है। अर्थ का मतलब होता है के लिए काम किया जाना, तद अर्थ का मतलब किसके लिए काम किया गया है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यूप दारू। यूप दारू का मतलब देखो यहाँ पर क्या हो गया, हवन कुंड के लिए लकड़ी होती है। यूपाय क्या होगा? यूपाय का मतलब हवन कुंड के लिए, दारू का मतलब लकड़ी, जो हवन की लकड़ी होती है उसे हम बोलते हैं यूप दारू। तो जो लकड़ी थी वो किसके लिए थी? हवन के लिए। तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगी? के लिए में चतुर्थी यूपाय। और दारू का मतलब होता है लकड़ी, हवन की लकड़ी को बोलते हैं यूप दारू। क्लियर? कुंभ मृतिका। कुंभ मृतिका का मतलब हो गया, कुंभ का मतलब होता है घड़े के लिए और मृतिका का मतलब होता है मिट्टी। मृतिका मतलब तो मिट्टी, तो मिट्टी किसके लिए है? घड़े के लिए। तो कौन सी विभक्ति लग रही है? चतुर्थी। तो जहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी वो समास कौन सा होगा? चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष समास। उदाहरण लिख देते हैं हम आपके। इसका उदाहरण पहला लिख लो, यूपदारू लिख लो। इनके पूरे उदाहरण है यूपदारू, कुंभ मृतिका। कुंभ मृतिका हमने क्या लिया है? कुंभ मृतिका लिया। कुंभ मृतिका के बाद हम ले सकते हैं भूत बलि। क्या ले सकते हैं? भूत बलि। ये बलि देखो पढ़ाया बलि शब्द, भूत बलि है। क्या लिया हमने? भूत बलि है। गोहितम। क्या लिया हमने? गोहितम। ये हो गया गोहितम। देखो पढ़ाया होते गोहितम, गोरक्षितम, गोसुखम। गोसुखम ले लो। देखो सुखम शब्द हमने शब्द वो ही लिए हैं जो सूत्र में आए हैं, जो पाणिनि अष्टाध्याय में लिए हैं, वो चीजें यहाँ ले रहे हैं। क्लियर है नहीं? गोरक्षितम बोले लो, गोरक्षितम। इनको उदाहरण को आप लेते रहना। गोरक्षितम। इसका उदाहरण आगे लगभग धन कामना। धन कामना ले लो, इसमें सूत्र है इसका धन कामना। अब इनका विग्रह करने में तो कोई दिक्कत होनी भी चाहिए अगर हमें विभक्ति प्रयोग याद है तो। अगर हमें विभक्ति प्रयोग याद है तो सूत्र में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इनका देखो, इसका विग्रह कर लेगा। चतुर्थ नाम इसका चतुर्थी तत्पुरुष है, तो कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो ये विग्रह क्या होगा? यूपाय। इसमें कौन सी विभक्ति? चतुर्थी यूपाय। यह लिखेंगे हमें दारू है, अगर विसर्ग लगा तो, और यहां लगाएंगे इति। यूपाय दारू है इति। ये क्या जाएगा? कुंभ। अब कुंभ की तृतीय विभक्ति क्या होगी? कुंभेन, घड़े के लिए। कुंभ कुंभार, चतुर्थ लगाड़े कुंभार, इसकी हो जाएगी कुंभार। क्या लगाड़े में? कुंभार, चतुर्थी विभक्ति। आगे मृतिका, आगे इति। भूत की हो जाएगी भूतों के लिए बलि, भूतेभ्य बलि, भूतेभ्य बलि। एक वचन भी ले सकते हैं, भूताय बलि भी सही है। गोरक्षितम गायों, गोहितम गायों का, गायों के लिए। तो क्या हो जाएगा? गोप्य है, गोप्य है हितम, गोप्य है सुखम, गोप्य है रक्षितम। और धनाय कामना, धन के लिए कामना, धनाय कामना। क्लियर है? और अब लेते हैं विशेष। इसके अंदर विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ शब्द के साथ, किस शब्द के साथ? अर्थ। एक इसके अंदर चतुर्थी तत्पुरुष में एक विशेष नियम वो है। वो विशेष नियम क्या है? अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी का नित्य समास होता है, तथा अर्थ शब्दांत, शब्द का लिंग, जो शब्द का लिंग अर्थ शब्द के साथ में जो शब्द का लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य में कैसी चीज है? जैसे द्विजार्थम, तो क्या हो जाएगा? ये द्विजार्थम का हो गया और द्विजार्था हो गया। एक विशेष हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ किसके लिए आया है। जैसे मान लीजिए विशेष अर्थ, चतुर्थी तत्पुरुष का विशेष अर्थ है, जो हालांकि बोर्ड में नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल की थोड़ी सी चीज आगे बीच में। तो ये देखते हैं विशेष अर्थ के लिए अर्थ शब्द अगर बाद में आए तो चतुर्थी समास में यदि अर्थ शब्द बाद में आएगा तो अर्थ शब्द जिसके लिए आएगा, अर्थ शब्द जिसकी विशेषता होगी उस विशेष्य को देखना पड़ेगा कि विशेष स्त्रीलिंग है, विशेष पुल्लिंग है, विशेष नपुंसकलिंग है। तो मान लो मैंने लिखा द्विज अर्थ, मैंने क्या लिखा है? द्विज अर्थ, द्विजार्थ, द्विजार्थ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा द्विजार्थ है। क्या लिखा मैंने? द्विजार्थ। अगर ये द्विजार्थ है पुल्लिंग के लिए आएगा, आगे पद होगा किसी न किसी का। द्विजार्थ अगर पुल्लिंग के लिए आएगा तो द्विजार्थ ही होगा।
अगर द्विजार्थ स्त्रीलिंग में आ गया तो रमा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, द्विजार्थ हो जाएगा। अगर द्विजार्थ नपुंसकलिंग आएगा तो फलन के अनुसार क्या हो जाएगा, द्विजार्थ हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अर्थपद बाद में होने पर इसी प्रकार हो गया द्विजाय। अगर द्विजाय पुल्लिंग के लिए है द्विजाय है, स्त्रीलिंग के लिए द्विजाया, नपुंसक के लिए द्विजा। अयम द्विजाय, इयम द्विजाय, इयम आ गया इदम लग जाएगा इनकी। इसी प्रकार धनार्थम, सुखार्थम, अर्थ शब्द बाद में होने पर, छोटा सा नियम है, अर्थ शब्द बाद में होने पर ये काम किया जाएगा। क्लियर है। तो जैसे मान लो पुल्लिंग के लिए क्या आएगा, अयम आएगा, स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, इयम आएगा, और नपुंसकलिंग के लिए क्या आएगा, ईदम आएगा, ईदम। क्लियर है। चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाई जाएगी। उत्तर पद की कोई कुछ नहीं है, उत्तर पद किसी विभक्ति में आएगा, लेकिन उत्तर पद काम कब आएगा, जब हम समास बनाएंगे तब आएगा। और प्रथम पद पूर्व पद काम कब आएगा, जब हम विग्रह करेंगे तब आएगा। अलग अलग पदों की अलग अलग जिम्मेदारी है, दोनों पद काम आने वाले हैं। एक पद काम आता है समास विग्रह में और एक पद काम आता है समास बनाने में, सामासिक पद बनाने में। तो सामासिक पद बनाने में कौन सा पद काम आता है, सामासिक पद बनाने के अंदर द्वितीय पद जिसे बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद काम आता है। समास विग्रह करने में कौन सा पद काम आता है, इसमें पूर्व पद काम आता है। क्लियर है। अब देखते हैं पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो जिस समास के पूर्व पद में, जिस समास के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है वो होता है पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। क्लियर है। पूर्व पद पंचमी होना चाहिए। और पंचमी भेद, इसका पहला सूत्र क्या है, पंचमी तत्पुरुष का पहला सूत्र है पंचमी भेद। ये अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 37 नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के पहले पाद का 37 नंबर का सूत्र क्या है, पंचमी भेद। पंचमी भेद मतलब सूत्र क्या लिखा है, पंचमी भेद। इसको समझना है, कुछ नहीं लेना हो। पंचमी विभक्ति आएगी और कब आएगी, भेद शब्द के साथ आएगी। अब भेद के अंदर भी हो सकता है, भी धातु होती है, और भी का मतलब डरना, भीतर का मतलब डरना। मतलब भय से कितने शब्द बनते हैं समानार्थी पर्यायवाची, तो भय से जितने शब्द बनते हैं उन सब शब्द के साथ कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी, पंचमी लगाई जाएगी। कौन सी लगाई जाएगी, पंचमी लगाई जाएगी। क्लियर है। द्वितीय पद के अंत में भय शब्द होने पर कब लगाई जाएगी, द्वितीय शब्द के अंत में या उत्तर पद के अंत में भय शब्द होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आपके सामने लेते हैं, चोर भयम, वृक भयम। हमने क्या लिया, चोर भयम, चोरों से डर, वृक भयम, भेड़िए से डर, वृक भयम, ये ऊपर हो गया चोर भयम, वृक भयम ले लो। और अब सिंह भीता है, देखो भीते आ गया, भीता भय शब्द है, सिंह भीता है, क्या है हमने, सिंह भीता है। और ले सकते हैं हम सिंह भीता के अलावा व्याघ्र भीति है, सर्प भी है, सर्प भी है, देखो भी शब्द आ गया ना, सर्प भी है। और ले सकते हैं और भय भीता है, भय भीता है, ये लो जी, इतने बहुत सारे। अब देखो इस शब्द के अंत में क्या है, इस सूत्र के अनुसार क्या है, भयम, भयम, भीता है, भी है, भीता है। क्लियर है। विग्रह करते समय जब हम समास का विग्रह करेंगे तब एक प्रथम पद में या पूर्व पद में केवल हमें पंचमी विभक्ति लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल सरल और सिंपल बात है। अब पंचमी लगाइए आप, चोर की पंचमी, चोरात, चोरात भयम इति, वृकात भयम इति, सिंहात भयम इति, सर्पात भयम इति, भयात भयम इति। क्लियर है। और जब इनका समास बनाएंगे तो पंचमी विभक्ति का लोप हो जाएगा और दोनों मिल जाएंगे और सामासिक पद बन जाएगा। क्योंकि समास बनाते समय विभक्ति का लोप, यत्र विभक्ति लुप्यते, यत्र विभक्ति लुप्यते, जहां विभक्ति का लोप हो जाता है वहां क्या बढ़ता है, वहां समास बनता है। जहां विभक्ति का लोप होता है वहां पर समास बनता है। ये बात पाणिनि ने ऐसे नहीं कही है, बड़ी सोच समझ के कही है। पंचमी विभक्ति में हम और ले लेते हैं, मान लीजिए, और ये तो एक पहला क्लियर हो गया कि भीत है,
दूसरा एक और लिया है उन्होंने, अपेत, अबोध, मुक्त, पतित इत्यादि शब्द उत्तर पद में होने पर, बाद में क्या क्या होने पर अपूत, अपेत बोल सकते हो, अपेत हो सकता है, अपोढ़ हो सकता है, मुक्त हो सकता है, पतित हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। ये पतित का मतलब होता है अलग होना। एक तो पतित का मतलब उसके ऊपर जाके गिरना, वो पतित होता है। एक होता है वहां से अलग होना, जैसे वृक्ष से पतित, वृक्ष से गिर गया तो वहां अलग हो गया। और जैसे अलग होता है तो अलगाव के अंदर पंचमी विभक्ति आती है, जिसे घोड़े से गिर गया, अश्व पतित है तो वहां पर क्या आएगा अश्वात। वृक्ष पतित है वृक्षात। क्लियर है? ये तो नीचे गिर रहे हैं तो वहां दूसरी विभक्ति लगाते हैं, लेकिन जहां से अलग हो रहा है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सुखा पेत है, उसको उदाहरण देता हूं मैं आपको, क्या क्या शब्द आएंगे पहले वो लिख देता हूं मैं, ताकि आपको पता पड़े कि इन शब्दों के आने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपेत, अपोढ़ शब्द हमारे पास में, अपेत, अपोढ़, अपोढ़, अपेत, अपोढ़, मुक्त, मुक्त मतलब मुक्त हो जाना, छूट जाना, अलग हो जाना। मुक्त के बाद में पतित इत्यादि, मुक्त, पतित इत्यादि समानार्थी शब्दों में बाद में होने पर, इत्यादि समानार्थी पद बाद में होने पर पंचमी विभक्ति लग जाएगी। उत्तर पद में हो गए सुखा पेत है, क्या लिख रहा हूं मैं, सुखा पेत है। इनका बाद वाला पद देखते रहना क्या आ रहा है, सुखा पेत है, गुणोपेत है आ सकता है, सुखा पेत आ सकता है। कल्पना, कल्पना पूर्ण है, कल्पना पूर्ण है, कल्पना पूर्ण है, अपूर्ण है इसमें, कल्पना पूर्ण है, अपूर्ण शब्द इसमें आ चुका है। रोग मुक्त है, रोग मुक्त है, रोग मुक्त है या भय मुक्त है कर दो। अब ये मत करना भय में, इसे माने में लिख दिया भय मुक्त है, चलो भय मुक्त है, ये क्या लिखा मैंने, रोग मुक्त है, ये क्या लिखा भय मुक्त है। और इसके खूब सारे शब्द के बाद में स्वर्ग पतित है, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग पतित है। बंधन मुक्त है, बंधन मुक्त है, जैसे बंधन मुक्त है। अब देखिए ध्यान रखना एक बात, ये नहीं आप भय आ गया, अक्सर भय जब आता है तो पंचमी भय जब आता है पंचमी आता है, वो पंचमी वाला भय कौन सा है, वो पंचमी वाला भय बाद में था, यहाँ पर भय पहले आ रहा है। अब इनका निकलेगा होगा सुखात अपेत है, सुखात अपेत है। कल्पना के अंदर कल्पना के लगाइए, षष्ठी पंचमी क्या होगी, कल्पना की, कल्पना की पंचमी कल्पना या है, विद्या या है, गंगा या है, लता या है, रमा या है, ये होती है पंचमी विभक्ति। क्या होती है, विद्या या है, गंगा या है, लता या है, पुष्पा या है, ये विभक्ति लगानी है। और कल्पना पूर्ण हो गया, कल्पना यह है, अपूर्ण है, रोगात मुक्त है, भयात मुक्त है और बंधनात मुक्त है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया तुम्हारे भाई, समझ में आराम से तब आएगा ये विभक्ति प्रयोग में याद है। अगर ये विभक्ति प्रयोग याद है तो एक लाइन बोलती है आपके तुरंत समझ में आ जाएगी, अगर ये विभक्ति प्रयोग याद है तो। अब लेते हैं षष्ठी तत्पुरुष का समास। षष्ठी तत्पुरुष समास बिल्कुल सरल है और थोड़ा बड़ा विषय है, क्योंकि और समास में जितने हमने समास पढ़े हैं उन सभी समासों में पाणिनि ने बताया कि बाद में उत्तर पद में यह आने पर हमने पढ़ा द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। हम षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो इतने समासों के अंदर पाणिनि ने बताया है, पाणिनि ने क्या बताया है कि उत्तर पद में कुछ न कुछ ये शब्द आना चाहिए, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास में पाणिनि ने बता रहे हैं कि क्या आना चाहिए। षष्ठी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है तो ये इतना जरूर है कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होगी, परिभाषा ये चलती है शुरू से, तो षष्ठी विभक्ति तो होगी होगी। अब इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र पाणिनि ने इतना ही बताया है, इसके क्या बताया है, इतना ही करके छोड़ दिया पाणिनि ने। और ये कहां लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 8वां सूत्र है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 8वां नंबर का सूत्र क्या लिखा पाणिनि ने, षष्ठी, इतना लिख के छोड़ दिया बस। बाकी और हमने पढ़ा, दूसरी में द्वितीय पढ़ा, तृतीय पढ़ा, चतुर्थी पढ़ी, पंचमी पढ़ी थी, षष्ठी में कुछ नहीं लिखा। षष्ठी के अंदर पाणिनि ने इतना लिखा है कि षष्ठी।
षष्ठी तत्पुरुष समास का सूत्र क्या है? षष्ठी मतलब पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति आना चाहिए, बाद वाले पद से कोई मतलब नहीं है, बाद वाले पद से कोई मतलब नहीं है। तो इसके देखिए आप तो विग्रह करते हैं इसका। अब उदाहरण में लिखते हैं, उदाहरण जितने हैं लगभग लगभग हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक उदाहरण आपके सामने लाए। तो इसमें देखो समास विभक्ति पहले क्या गया? नरपति, क्या गया? नरपति है। क्या गया? दशरथ पुत्र है। क्या गया? दशरथ पुत्र है। क्या गया? सीतापति। क्या गया? सीतापति, सीतापति है। और जैसे इसके समान राजकुमार है, राजकुमार है। और ले लो राजपुत्र है, क्या लेंगे? राजपुत्र है। गंगा जल है, हमने कह लिया पर गंगा जल है या गंगा जलम, जल कुशली तरलता कुशली। सेनापति, सेनापति है, सेनापति ले लो। पशुपति है, ले सकते हैं। हिमालय है, हिमालय है। उदाहरण खूब सारे मैं एक दो बोल देता हूँ। हिमालय, रामानुज है, प्रजापति है, राजमाता, राजमाता। देवभाषा, देवानाम भाषा, देवभाषा, देवानाम भाषा। विद्यालय है, विद्याया है, आलय है, विद्याया है, आलय है, विद्या का घर। राजपुत्र है और हमने लिया राजपुरुष है, सब लिया हमने। अब ये नरपति का मतलब हो गया नरों का पति। नर का पति नहीं होता है, नरों का पति। तो नरों का पति हो गया तो मैं क्या आएगा? नराणाम आएगी। तो सबसे कौन सी सृष्टि होती? देखिए मेरे तो यहाँ क्या है? नराणाम, नरों का। आगे क्या लगाना है? पति है। दशरथ में क्या गया? दशरथ, दशरथ एक वचन ही है। दशरथ से आगे क्या लगाना है? पति है। सीता की सृष्टि क्या होगी? सीता या है, क्या होगा? पति है। राजकुमार में राजा की सृष्टि क्या होगी? राज्य है। राजा में शब्द कौन सा? राजन शब्द है, राजा शब्द हो गया राज। तो राज्य है, कुमार है, राज्य है, पुत्र है। गंगाया है, गंगाया है। जलम, सेनाया है, पति, सेनाया है, पति। और हिमस्य आलय है। अब देखिए समय कौन सी विद्या आ रही है? सृष्टि। बाद वाले पद से कोई मतलब नहीं है, बाद वाला पद जो था वही है। ये पद है ना, पति है, पति है, पुत्र है, पुत्र है, पति है, पति है, कुमार है, कुमार है, पुत्र है, पुत्र है, जलम, जलम, पति है, पति है, आलय है, आ। बाद में जो पद है वो वही है, बाद में जो पद है वो वही है। षष्ठी तत्पुरुष समास की समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। अब षष्ठी तत्पुरुष में गुरु पत्नी हमने क्या ले लिया? इसमें संबंध है गुरु पत्नी। अब इसमें क्या आ गया? गुरु पत्नी विग्रह कर दो। गुरु की सृष्टि क्या होती है? गुरु है, आगे क्या लगा दो? पत्नी है, गुरु पत्नी। षष्ठी आनी है, आनी क्या है? षष्ठी है। अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास की अंतिम चीज, सप्तमी तत्पुरुष समास। और उसमें क्या है? वही बात, प्रथम पद में, पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लगाना चाहिए। और इसके अंदर पाणिनि ने बताया है सप्तमी सौंदे, सप्तमी सौंदे, ये पाणिनि ने एक चीज बताई है। अब ये सौंदे पद है, जो अष्टाध्यायी का अध्ययन करते हैं तो अष्टाध्यायी के अंदर शुरू में आता है सौंदादी गुण। क्या आता है? सौंदादी गुण। अष्टाध्यायी पूरी पढ़ी नहीं, इसलिए पता नहीं कि सौंदादी गुण कहाँ। और हमने बताया था पाणिनि सूत्र में, पाणिनि अष्टाध्यायी में जो चीज कहते थे उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी के शुरू में कह दिया सौंदादी गुण। सौंदादी गुण का मतलब निपुण, किसी कार्य में निपुण होना, किसी कार्य में दक्ष होना, किसी कार्य में चतुर होना, किसी कार्य में पारंगत होना, वो होता है सौंदादी गुण। क्लियर है? समझ गया? किसी काम में होशियार हो जाना, दक्ष हो जाना, चतुर हो जाना, किसी काम के अंदर बदमाश हो जाना, सौंदादी गुण। कौन से गुण? सौंदादी गुण होते हैं। सौंदादी में इसका सूत्र होता है सप्तमी सौंदे, सप्तमी सौंदे, सप्तमी। और मैंने लिखा है यहाँ पर सौंदे, सौंदादी, सप्तमी सौंदे, ये हो गया इसमें। अब कोई क्या आएगा? दक्ष, चतुर, कुशल, अधीन, किसी का अधीन होना भी।
उसको उदाहरण लिखता हूं मैं आपके सामने। अक्षशौंड है, अक्षशौंड है। कार्य कुशल है, कार्य कुशल है। विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण है। कुछ लोग लेखन चतुर, कुछ भी ले सकते हैं। कला दक्ष है, दक्ष, कला दक्ष है, कला दक्ष हो गया। वाक पटु ले लो, वाक पटु, वाक पटु, पटु का मतलब चतुर हो गया, होशियार हो गया। कार्य कुशल, ईश्वराधीन, ईश्वराधीन है, ईश्वराधीन है। अब कितने खूब है। कला निपुण कर दो, कला निपुण, कलायाम निपुण है, कलायाम निपुण है। अक्षशौंड है, अक्ष का मतलब हो गया पासे में, शौंड का मतलब चतुर, पासे फेंकने में जो चतुर होता है उसे बोलते हैं अक्षशौंड है। शकुनी, शकुनी को पता था 4 लाने हैं तो वो 4 लेके आता। दुर्योधन ने कह दिया 8 लाने हैं तो 8 लेके आता, वो होता है अक्षशौंड है। पासे फेंकने में, पासे चलने में चतुर हो जाना। अक्षेषु, क्योंकि पासे बहुवचन होता है, एक वचन होता है, तो पासों में चतुर, तो इसका विग्रह क्या होगा? अक्षेषु। क्या होगा? अक्षेषु। और पीछे क्या जाएगा? शौंड है। कार्य, कार्य में एक वचन, कार्य कुशल है। विद्या की सप्तमी क्या होगी? विद्यायाम, विद्यायाम प्रवीण है। कला बन जाएगा कलायाम दक्ष है, कलायाम दक्ष है। वाक, वाक की सप्तमी क्या होती है? वाची, वाणी में, बोलने में, वाची पटु है। और ईश्वरे अधीन है, ईश्वरे अधीन है। अब इनका विग्रह वापस समास बनाते हैं तो विद्या है क्या हो जाएगा? विद्या आएगा प्रवीण। समास बनाना बिल्कुल सरल चीज है, इतना कोई खतरनाक काम नहीं है। अब इसी समास में एक थोड़ा समास हमारे और आता है बीच बीच में, किताब के अंदर बहुत आता है और कंप्यूटर से लेकर फिर है चीज, लेकिन ये हमारे 8, 9, 10 के अंदर बीच बीच में आता है। और उस समास का जो नाम है वो नय तत्पुरुष। समास का नाम क्या है? नय तत्पुरुष। नय तत्पुरुष का मतलब होता है, इसका सूत्र ही लिखा पाणिनि ने, नय तत्पुरुष है। नए जो तत्पुरुष नहीं, नय तत्पुरुष। और ये समास दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 6 सूत्र से लिया हुआ है। अष्टाध्यायी में दूसरे पाद के दूसरा अध्याय और 6वां नंबर का सूत्र है नय तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद नहीं हो, न हो, जिस समास का पूर्व पद पहला वाला पद क्या होना चाहिए? न, और न का समानार्थी क्या होता है? ए। अरे जो न पढ़ा लिखा हो, अनपढ़, अन, तो अन का मतलब नहीं पढ़ा हुआ, अलिखित, नहीं लिखा हो तो न या न हो सकता है इसे, ठीक है ना बात? तो ए देखो, जिस समास का पूर्व पद न लिखा हुआ हो, उत्तर पद में कोई संज्ञा शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संज्ञा शब्द या विशेषण होना चाहिए, तो वो समास हो जाएगा नय तत्पुरुष। वो समास कौन सा होगा? नय तत्पुरुष। उदाहरण तो नय इसमें क्या लगेगा? तो उदाहरण या तो आगे क्या होना चाहिए? नय, और या मैंने आपको क्या बताया आगे अन। इन दोनों में से एक चीज होगा, इन दोनों में से एक चीज होने वाली है। तो देखो या तो क्या होगा इसमें? न होगा, या इसमें क्या होने वाला है? ए होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया ए प्रथम, क्या है? जब ए प्रथम में ए आ गया, ए का मतलब भी नहीं होना है। ए प्रथम, ए प्रत्यज्ञ, अनपढ़, अनिच्छा, क्या हो गया? अनिच्छा। अब इनका विग्रह बिल्कुल सरल ही है, अनिच्छा। अनिच्छा के बाद मैंने कर दिया वाले अनागतम, अनागतम, अनागतम में लिया हमने। अनागतम के बाद बोल सकते हैं अग्रज है, अनुरक्त है, अनुक्त है, अमोघ है, अनिश्वर है, अनर्थ है, अनुचित है। अनर्थ है ले लो, अनुचित है ले लो। अब समझ चुके आप? अनुचित है जो उचित नहीं हो, अनर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अनागतम जो नहीं आया हो, नयागतम। अब इनके हम विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह में केवल न लगाना है, न आगे लेकर वापस नहीं, जो न अन आया था उनको हटाना है, उनके लिए क्या लगाना? केवल न लगाना है। और विग्रह क्या हो जाएगा? न कृतम इति, न इच्छा इति, न आगतम इति, न अर्थ है इति, न उचित है इति, न उचित है इति।
ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। और तो समाज में कुछ और तो नहीं, जहाँ कोर्स में है नहीं, जो कोर्स वाली चीजें थी लगभग तत्पुरुष समास की, ये हमने आपको बता दी है। तो इस प्रकार ध्यान रखना तत्पुरुष समास क्या चीज होता है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के आगे कितने भेद पड़ते हैं, कौन सा भेद किस अनुसार हमें जो आगे के जो पूर्व पद है, पूर्व पद हमें केवल द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी का ध्यान रखना है, षष्ठी सप्तमी का ध्यान रखना है। सप्तमी तत्पुरुष में चतुर शब्द बाद में आता है, दक्ष बाद में आता है, प्रवीण बाद में आता है, कुशल बाद में आता है, अधीन बाद में आता है, ये हमें ध्यान रखना है सप्तमी तत्पुरुष का। क्लियर है। षष्ठी के अंदर संबंध होता है, समास का सूत्र क्या है, षष्ठी संबंध देव भाषा, देवताओं की भाषा, नरपति नरों का पति, हिमालय है हिम का आलय, हिम का घर है। इस प्रकार में प्रत्येक समास की परिभाषा और उसके आगे जो पूर्व पद में जो आने वाली चीजें हैं वो हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार आपका जो तत्पुरुष समास के दो भेद थे, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष, दोनों भेद आपको आराम से बता दिए गए हैं। क्लियर है। समास आपके समझ में आ जाना चाहिए। आप आराम से वीडियो को देख रोक करके देखना आराम से, और एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, टाइम निकालना होगा। टाइम कम है लेकिन टाइम निकालना जरूरी है। कहीं ना कहीं से टाइम निकाला जाता है, सोने से कुछ मिनट निकाल जाती है, कुछ नहाने से, कुछ खाने से, कुछ खेलने से, थोड़ा टाइम बचा करके बहुत सारा टाइम बचाया जा सकता है, और वो बचा हुआ टाइम पढ़ाई में दिया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते।